नाज़रीन, यूक्रेन और जो रूस की जंग है वो 2022 मार्च से जारी है और इसमें हज़ारों अरबों डॉलर्स लग चुके हैं पूरी दुनिया के। और इससे चाहे वो मार्केट्स डिस्टर्ब हुई हों, चाहे इंसानी जानें ज़ाया हुई हों, लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं तो कुछ बातें सामने आ रही हैं कि शायद अब ये अपने हल की तरफ बढ़े ये जंग। डोनाल्ड ट्रंप जो इस साल के सदारती उम्मीदवार थे रिपब्लिकन साइड से, वो जीत चुके हैं अमेरिकन इलेक्शन और उनका कहना था कि वो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की जंग का खात्मा करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, एक जंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है और इसी तरह फ़ौरन चुटकी बजा के नहीं ख़त्म हो सकती। तो काफ़ी तैयारियां उसकी अभी से शुरू हो चुकी हैं। आइए आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है इस जंग के हवाले से। रूस ने यूक्रेन पर अपना सबसे बड़ा हमला किया है। 120 मिसाइल और 90 ड्रोन दागे गए हैं, जिससे कई लोग हलाक हुए हैं और पावर सिस्टम जो उनकी एनर्जी ग्रिड है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी दिफा ने 140 हवाई हमले रोक दिए हैं। ये तकरीबन 3 साल की जंग में सबसे बड़ा हमला था अभी तक का। लेकिन असल बात यह है कि ये सब क्यों हुआ। ये जंग इस वक्त शुरू हुई थी जब मगरबी ताकतों ने यूक्रेन को नेटो की जो रुकनीत है उसकी लालच दी थी, ये जानते हुए कि रूस जो है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अरीबा। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को हथियारों से माला माल कर दिया और रूस पर आर्म्स एंड एम्यूनेशन की पाबंदियां लगा दी। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो खुद जो बाइडन की यूक्रेन पॉलिसी की वजह से हुई, यूक्रेन का मुस्तकबिल अब खतरे में है। याद रहे कि जो बाइडन ने भी इजराइल की जंग के बाद यूक्रेन की मदद कम कर दी थी। यूक्रेन अब जर्मनी से मदद मांग रहा है। उनका कहना है कि चूंकि अमेरिका पीछे हट गया है, अब यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी को आगे आना होगा। लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन ने इस जंग में बहुत कुछ खो दिया है और हासिल कुछ भी नहीं किया। और अब तो यूक्रेन की फ़ौज से वो तमाम लोग जो भाग चुके हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस साल कम से कम 30,000 फ़ौजी यूक्रेनी फ़ौज से भाग चुके हैं। नाज़रीन, और अब मगरबी ताकतों ने फैसला कर लिया है कि अब इस जंग को ख़त्म करना होगा। पहली बार जो है 2 साल बाद जर्मन चांसलर शोल्ज ने व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की और ये बातचीत 1 घंटे से ज़ायद चली। जाहिर है कि उन्होंने जंग के खात्मे और यूरोप और जो रूस के ताल्लुकात की बहाली पर ही बात की होगी। हाँ, और ज़ेलेंस्की को भी मजबूर किया गया है कि वो 2025 में जंग के सिफारती हल को कबूल कर ले। उन्होंने खुद कहा है कि अगले साल जंग को सिफारती तौर पर ख़त्म करना होगा। ये वही ज़ेलेंस्की हैं जो पहले कहते थे कि रूस से कोई बातचीत नहीं हो सकती। बेसिकली ये जो सारी सिचुएशन है दैट डिपेंड्स ऑन कि ज़ेलेंस्की को जो वेस्टर्न सपोर्ट है वो कितनी, जब तक उनको मिल रही थी तो वो बातचीत नहीं कर रहे थे। और अब काफी शेकिंग ग्राउंड पे है एक्चुअली यस शॉक फॉर हिम, क्योंकि अब अमेरिका जो मेन अलाय था जिसने 60 अरब डॉलर का ऐलान किया था, अब उनकी तरफ से दबाव बढ़ रहा है और उन्होंने इनकार कर दिया है ये 60 बिलियन डॉलर से। और जो यूरोपीय यूनियन ने भी अनाउंस किया था 50 बिलियन यूरो का वादा, उन्होंने अभी तक उस पर अमल नहीं किया। अब इससे यही जाहिर होता है कि यूक्रेन के लिए जो जंग का अंजाम है वो बहुत बुरा होने वाला है। डेफिनेटली। और रिपब्लिकन्स ने हिस्टोरिकली जो है वो फॉरेन इंटरवेंशन को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें फ़ायदा कम ही होता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमेरिकन टैक्स पेयर मनी खर्च हो रहा होता है। और ट्रंप ने भी यही कहा है कि वो जंग को एक दिन में ख़त्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऐसा किस तरह करेंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अब कहा है कि ट्रंप के सदर बनने के बाद जंग पहले से कहीं जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये बयान ही बताता है कि यूक्रेन को अब एहसास हो गया है कि मगरबी ताकतें उनको तनहा छोड़ चुकी हैं। देखा जाए तो ये ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि उन्होंने पुतिन से बात करने पर जर्मन चांसलर शोल्स की तनकीद की और कहा कि ये पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। लेकिन हकीकत नाज़रीन ये है कि अब यूरोपीय जो ममालिक हैं वो अब रशिया से बातचीत कर रहे हैं। शोल्स ने ये फ़ोन कॉल अपने मुल्क के अंदर बढ़ते दबाव की वजह से की, क्योंकि जर्मन अवाम भी अब जंग के खिलाफ हैं और दिस सेम इज़ द केस विद एवरी अदर कंट्री। उनके अवाम ये कहते हैं कि हम क्यों इस वॉर को फंड करें जिससे यूरोप को इसका कोई फ़ायदा हासिल और जर्मनी में हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि फार राइट पार्टी इलेक्ट हो गई है। एंटी इमिग्रेशन उनका बहुत ज़्यादा स्टांस है। और यूक्रेन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो जर्मनी पर है वो यही है कि एक बहुत बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ यूक्रेन से जर्मनी की तरफ आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि क्रेमलिन ने कहा है कि ये फ़ोन कॉल बर्लिन की दरख्वास्त पर हुई थी।
پوٹن نے شولز کو بتایا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی بھی معاہدہ روس کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھے گا اور نئی علاقائی حقیقتوں کو تسلیم کرے گا۔ یہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رشیا اپنے قبضہ شدہ علاقوں کو واپس نہیں کرے گا اور اس کی ایکسیپٹنس یورپ میں آلریڈی ہے۔ بالکل، جو کرائمیا ہے اب تو وہ یوکرین آئی تھنک بھول جائے جتنا جلدی وہ بہتر ہے۔ اور ناظرین اب وہی بات ہے کہ اگر امریکہ اور یورپ شروع میں ہی یوکرین کو روس کے ساتھ سفارتی حل کی طرف لے جاتے تو شاید اتنی بڑے پیمانے پہ تباہی نہ ہوتی۔ اب آپ خود ہی دیکھیے کہ جو یوکرین کے جو تقریباً 2.3 ملین لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور جو امریکی میگزین دی اٹلانٹک ہے اس کے ایک مصنف نے یوکرین کا دورہ کیا اور انہوں نے اپنے دورے کے حوالے سے لکھا کہ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ امریکہ نے یوکرین کو اتنی ہی مدد کی کہ وہ جنگ نہ ہارے، لیکن اتنی نہیں کہ وہ جیت جائے۔ یہ حکمت عملی یوکرین کو آہستہ آہستہ تباہ کر رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے خود کہا تھا کہ اگر پوٹن کو یوکرین میں کامیابی مل گئی تو وہ نیٹو ممالک پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن جب اسرائیل کو امریکی مدد کی ضرورت پڑتی ہے انہوں نے یوکرین کی مدد کم کر دی ہے اب، اور ٹرمپ کی جیت کے بعد بھی یوکرین کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ رشیا کی شرائط پر جنگ ختم کرے۔ یہ ایکچولی ایک بہت بڑا سبق ہے تمام دنیا کے لیے کہ وہ مغربی طاقتوں پر اعتماد کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یوکرین جو ہے وہ ویسٹ کا اور امریکہ کا ہائرڈ گن بنا، بٹ اب جب ویسٹ کی یوکرین کے حوالے سے ضرورت کم ہو گئی ہے، کیونکہ اب پہلے وہ رشیا کے خلاف انہوں نے یوکرین کو کھڑا کیا، لیکن جب ان کے مفادات اب تبدیل ہوئے تو انہوں نے اب یوکرین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور اب یوکرین دیکھا جائے تو فنڈامنٹلی ایک ڈیزرٹڈ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے۔ بالکل، اور امریکہ نے اسی قسم کا رد عمل جو ہے وہ کئی اور ممالک کے ساتھ بھی اپنایا ہے۔ آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں کہ جب بھی وار آن ٹیرر میں پاکستان کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اور پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان میں اچانک سے ملینز آف ڈالرز کی فورن ایڈ آنا شروع ہو جاتی ہے، اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرنے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ مدد کافی پڑ جاتی ہے اور اس کی ضرورت نہیں رہتی یا افغانستان سے انخلا ہو جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، تو ہم تمام یہ امداد دیکھتے ہیں کہ ہماری اب جس طرح کا انخلا ہوا افغانستان سے اتنا مس مینج کہ امریکہ تو 11-12 ہزار میل دور ہے اس خطے سے، لیکن اس کا سپل اوور ایفیکٹ ڈائریکٹلی پاکستان پہ آیا، چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔